आज शाम को लेक्चर नहीं लेंगे अपन, क्योंकि अपन कल सुबह ले लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज शाम को अगर लेक्चर ले लिया तो खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ बच्चे, आपने कल परेशान नहीं किया ना? हाँ मुझे पता है नहीं किया। हाँ हाँ अच्छे से हुआ, कोई कल पढ़ाई हुई अच्छे से, बस शुरुआत में पता नहीं क्यों हंसी बहुत आ रही थी, फिर ठीक है वो। नहीं नहीं, मुंबई का पेट दुख रहा था, ऐसे मुंबई ऐसे 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 कर रही थी, फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो हुआ था। गधों, आपको याद रहना ज्यादा जरूरी है, मुझे याद नहीं रहा तो ठीक है। आपको कल मुझे अभिजीत नहीं दिख रहा था। हाँ कुछ तो घूंचू हो गया था उसमें। यस, आई सेंड एवरीथिंग यारो, आई सेंड एवरीथिंग। आप भी तो गधे हो। इसमें बताने जैसा क्या है? आ जाओ गुंडे। चलिए, सो एक बहुत इजी सा टॉपिक है, उसको शुरू कर लेते हैं। फाइनेंस फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। एक्सपोर्टर इंपोर्टर का फाइनेंस पढ़ रहे हैं, बहुत इजी सा टॉपिक है, पता भी नहीं चलेगा और खम हो जाएगा। चलो सब लोग आ जाते हैं हम लोग। फाइनेंस फॉर इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। यस सब बच्चे, क्रेडिट फैसिलिटीज फंड बेस्ड ग्रांटेड टू एक्सपोर्टर बाय बैंक। चलो अच्छे से ध्यान देंगे। मुझे पहले बताओ, गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट पसंद है या इंपोर्ट? एक्सपोर्ट, अनडाउटेडली गवर्नमेंट लाइक्स एक्सपोर्ट, ठीक है। चलो ये कैसे कर लेते हो आप? ब्रेक इसी के लिए तो होता है गधे। और गधों, क्यों चिप्स क्यों खाते हो? कुछ अच्छा खाओ ना गधों। गधों कोई बात नहीं, हेल्दी खाओ, अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं होता है, जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हो तो आपकी बॉडी की एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, इसलिए तो इसलिए। चलो यस यार, क्या हो गया करने का? अरे एक ये तो ठीक है ना, ये तो ठीक है कहने के लिए, किसी आप ये तो कह ही सकते हो ना। सुनो, मैं यहां पे कोई आर्बिट्रेटर नहीं बन रहा हूं। आप लेक्चर खत्म होने के बाद में दोनों अपने अपने बैग से निकाल लो तलवार, और सबके लिए एक बढ़िया से यहां पे शो कर दो। हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलो, क्रेडिट फैसिलिटीज ग्रांटेड टू एक्सपोर्टर बाय बैंक। चलिए 100% फोकस यहां। हमें पता है कि सरकार को पसंद है एक्सपोर्ट, कि खूब सारा एक्सपोर्ट हो, तो एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बना रखी है जिसके तहत आप लोग पैसा बोरो कर सकते हो। 3 स्कीम हमारे सिलेबस में है। रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम, रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम एंड फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम। अंडर दीज स्कीम्स दे कैन एक्सपोर्टर कैन बोरो मनी। वेरी सिंपल। पहली स्कीम लेते हैं, रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, देखते हैं क्या है। इन ऑर्डर टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए एंड टू हेल्प एक्सपोर्टर्स फाइनेंशियली, आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम इन द ईयर 1967। सो 1967 के अंदर एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम आ चुकी थी। एज ऑन डेट, exporters can avail credit for their export activities either in rupees or in foreign currency as per their choice। उनके पास चॉइस है, एक्सपोर्टर के पास, कि उनको जो लोन चाहिए गवर्नमेंट से, आरबीआई से, वो ले सकते हैं रुपीज में भी, वो ले सकते हैं फॉरेन करेंसी में भी। काफी आसान लॉजिकल है। एज पर देयर चॉइस एंड सब्जेक्ट टू आरबीआई डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड। सबसे पहला स्कीम जिसमें वो लोन ले सकते हैं, रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट। क्या लगता है इसमें लोन कौन सी करेंसी में मिलता होगा? रुपी ना, लिखा है, स्कीम का नाम बनाया है रुपी एक्सपोर्ट स्कीम। यहां पे थर्ड स्कीम है, इसका नाम क्या बनाया है? फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो यहां पे लोन मिलता होगा फॉरेन करेंसी के अंदर। तो पहली स्कीम पढ़ रहे हैं, रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम, समझना अच्छे से। अ फाइनेंस फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टर अवेलेबल इन इंडियन करेंसी इन द फॉलोइंग 2 फॉर्म्स। तो अगर मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं कुछ भी एक्सपोर्ट करता हूं, तो पहली स्कीम जिसके अंदर मुझे लोन मिल सकता है, रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम। इसके अंदर मुझे 2 टाइप के लोन मिल सकते हैं। इंडियन करेंसी मिलते हैं 2 टाइप के, वन इज प्री शिपमेंट प्री पैकिंग क्रेडिट, दूसरा इज पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। विदाउट रीडिंग एनीथिंग, जस्ट बाय योर बीकॉम लॉजिक, कि जो लिखा है उन शब्दों से हमें क्या लगता है। सोचो, मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मुझे रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट में लोन मिल सकता है, रुपीज में मिलेगा। 2 कैटेगरीज में लोन मिल सकता है। आई कैन टेक प्री शिपमेंट लोन और आई कैन ऑल्सो टेक पोस्ट शिपमेंट लोन। इसी को प्री शिपमेंट क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट भी कह सकते हैं।
अगर आप बीकॉम के लॉजिक से भी जवाब दोगे तो क्या लगता है, प्री शिपमेंट लोन का मतलब हो गया शिपमेंट करने के पहले मैं लोन ले रहा हूं, शिपमेंट करने के लिए लोन ले रहा हूं। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, अब शिपमेंट तो हो चुका है, अब मुझे लोन क्यों चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति 2 महीने बाद पैसे देगा, तो 2 महीने बाद तक मैं पैसे कहां से लाऊं, तो 2 महीने के लिए मुझे लोन चाहिए पोस्ट शिपमेंट। एग्जाम्पल, आई एम अ मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, आई मैन्युफैक्चर हैंडीक्राफ्ट्स एंड देन आई सेल देम अब्रॉड। वेरी सिंपल, मुझे ऑर्डर आया यूएस से 1 लाख यूनिट्स ऑफ सम हैंडीक्राफ्ट आइटम, मैंने कहा 6 महीने में भिजवा दूंगा, 6 महीने मुझे बनाने में लगेंगे। अब मैं आरबीआई के पास जाता हूं और मैं उनसे लोन मांगता हूं कि ये मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, लेबर हायर करने के लिए आई नीड मनी। तो मैं आरबीआई के पास जाके बोल रहा हूं ये पूरा खर्चा इंडिया में ही करना है, तो मुझे लोन रुपीज में चाहिए, तो रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सपोर्ट करूंगा, बट ये लोन तो रुपी में चाहिए ना, रॉ मटेरियल इंडिया में खरीदना है हैंडीक्राफ्ट का, लेबर को इंडिया में हायर करना है मुझको, तो रुपी में चाहिए। और मुझे ये चाहिए क्यों, ताकि मैं रॉ मटेरियल वगैरह एक्वायर कर सकूं और मैं शिपमेंट कर सकूं। सो आई एम लुकिंग फॉर प्री शिपमेंट क्रेडिट। ये भी समझ में आया? तो मैं प्री शिपमेंट के लिए 2 करोड़ का लोन ले लिया। अब 2 करोड़ का लोन लिया, ये लोन मुझे कब तक मिलेगा, जब तक मैं शिपमेंट ना कर दूं। जब मैंने शिपमेंट कर दिया है, अब तो मुझे, जो मैं एक्सपोर्टर हूं, जो बायर है, शिपमेंट करती वो पैसे दे देगा, उसके पैसे से मैं ये प्री शिपमेंट लोन को रीपे कर दूंगा। तो मान लीजिए 2 करोड़ का ऑर्डर था, रॉ मटेरियल वगैरह खर्चे के लिए मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, 1 करोड़ का लोन लिया, थोड़ा पैसा मेरे जेब से लगाया, प्रोडक्ट पूरे बनाए, उनको शिप कर दिया, शिप करते ही उसको बोला कि दादा पैसे भेज दो, उसने 2 करोड़ रुपए भेज दिए, इससे मैं मेरा प्री शिपमेंट लोन को रीपे कर दूंगा ना, और मेरी इनकम आ गई बची हुई। परफेक्ट है। कभी कभी क्या होता है, वो व्यक्ति कह देता है कि मैं पैसा 2 महीने के बाद दूंगा, जो आपने प्री शिपमेंट लोन लिया है ये तो शिपमेंट पे रीपे करना पड़ेगा, सो यू टेक अनदर लोन, दिस विल बी पोस्ट शिपमेंट लोन। ये तभी आएगा जब आपका बायर इमीडिएट पैसे नहीं दे रहा है। अगर आपका बायर इमीडिएटली पैसे दे देता है आपके शिपमेंट पे, तो आपको पोस्ट शिपमेंट लोन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो 2 महीने बाद पैसे दे रहा है तो अब आप एक और लेते हो पोस्ट शिपमेंट लोन। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, देखो समझता है क्या। कभी कभी एक्सपोर्टर को पोस्ट शिपमेंट लोन लेकर प्री शिपमेंट लोन रीपे करना पड़ता है। मैंने 1 करोड़ का प्री शिपमेंट लोन लिया था, मैं सोच रहा था कि जैसे ही शिपमेंट करूंगा पैसे मिल जाएंगे, बट अब वो बोल रहा है 2 महीने बाद पैसे देगा, तो अब जैसे ही मैंने शिपमेंट कर दिया, मुझे प्री शिपमेंट लोन रीपे करना है, आई टेक अ पोस्ट शिपमेंट लोन फॉर 2 मंथ्स, कि शिपमेंट हो चुका है, 2 महीने का लोन है क्योंकि वो पैसे बाद में देगा, इससे मैं मेरे प्री शिपमेंट लोन को पे कर देता हूं, और ये पोस्ट शिपमेंट लोन 2 महीने बाद मुझे पे करना होगा, तब तक तो बायर पैसे दे ही देगा ना। सो वेरी सिंपल, आरबीआई हैज रन अ स्कीम इन विच यू कैन टेक रुपी के अंदर लोन, रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम। इसमें 2 टाइप के लोन होते हैं, प्री शिपमेंट प्री पैकेजिंग, दूसरा हो जाता है पोस्ट शिपमेंट। जरूरत से ज्यादा आसान। ये अगर अच्छे से समझा है तो आगे देखना आपको और आसान लगेगा। नेक्स्ट, रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट। रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट के अंदर क्या डिफरेंस आएगा, फर्स्ट केस में मैं एक्चुअल एक्सपोर्ट कर रहा हूं और उसके लिए मुझे लोन चाहिए तो आरबीआई दे देता है। मैं कभी कभी एक्चुअल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कर रहा हूं समथिंग विच इज कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट, उसके लिए लोन चाहिए। मतलब सुनना, SEZ को मैं कोई गुड सप्लाई करता हूं, SEZ को गुड सप्लाई करना एक्चुअल एक्सपोर्ट नहीं है, बट वो क्या है, डीम्ड एक्सपोर्ट है। उसके बाद में एयरपोर्ट्स पे या फिर जो फॉरेनर आते हैं उनको हम लोग फ्लाइट्स के अंदर कुछ गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, ये भी गुड्स एक्सपोर्ट है, ये भी डीम्ड एक्सपोर्ट है। शिप के अंदर, शिप कभी कभी हमारे यहां रुकती है, तो शिप यूएस से आ रही है और वो चाइना जा रही है, तो वो इंडिया में कहीं पे रुक रही है, वहां पे जो लोग हैं उनको हमने कुछ इंडियन सामान बेचा है, तो इंडिया में ही, बट इसको भी डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनको डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। यहां पे की कैसे, आप कैसे समझोगे, आप जो बेच रहे हो आपको पैसा मिलता है फॉरेन करेंसी में, हो इंडिया में रहे लेकिन पैसा मिल सकता है फॉरेन करेंसी में। कभी भी अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो सेम रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट जैसे एक स्कीम बनाया, लेकिन इसका नाम बनाया रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट, बिकॉज ये एक्चुअल एक्सपोर्ट नहीं है, डीम्ड एक्सपोर्ट है। इसमें भी सेम 2 है कि आपको प्री शिपमेंट के लिए भी पोस्ट शिपमेंट के लिए लोन मिल सकता है। रुकना भी, फिर आता है लास्ट स्कीम जो आपको पढ़नी है, फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट। क्या डिफरेंस होगा आपको क्या लगता है, यहां पे लोन लोगे फॉरेन करेंसी में। अब यहां पे जनरली कौन से एक्सपोर्टर आते हैं, मुझे ऑर्डर आया है एक्सपोर्ट करने का कोई आइटम, लेकिन इस एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे पहले कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करूंगा, फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, फिर 4 महीने बाद मैं कुछ एक्सपोर्ट करूंगा। अब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मुझे फॉरेन करेंसी में पैसा चाहिए ना, तो मैं आरबीआई के पास जाता हूं
कि आई वॉन्ट लोन, आई एम एन एक्सपोर्टर बट आई वॉन्ट लोन इन फॉरेन करेंसी, उस स्कीम का नाम है फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट। यहां पर भी दो ही कैटेगरी है, देखना अच्छे से, प्री शिपमेंट एंड द सेकेंड वन इज पोस्ट शिपमेंट। लाइफ बहुत आसान हो गई, आना स्क्रीन पे अच्छे से। लोन फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, अभी अंदर का भी पढ़ेंगे डिटेल्स में, लेकिन अभी पूरा चार्ट अच्छे से समझ लो। एक्सपोर्टर को 3 तरीके से लोन मिल सकता है। पहला स्कीम है रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम, दूसरा स्कीम है रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम, और तीसरा स्कीम है फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम। फर्स्ट और सेकंड में रुपीज में लोन मिलेगा, थर्ड में फॉरेन करेंसी में मिलेगा। तीनों के अंदर 2 कैटेगरीज आती है अंदर, प्री शिपमेंट क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, ये सबके अंदर सेम है। आर वी गुड अप टिल हियर? चलो, ये स्ट्रक्चर पूरा सेट है, अब एक एक करके पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाएगा हमारा रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, रीड इट बाय योरसेल्फ पूरा। रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, देखो कितना समझ रहा है। टेन मोर सेकेंड्स, रैप इट अप जो लोग पढ़ रहे हैं। पोस्ट शिपमेंट स्टेज, आप गुड्स को भारत से भेज चुके हो, अब आपको वापस लोन चाहिए, तो ये पोस्ट शिपमेंट आ गया। तो ये हमेशा कब आएगा? जब आपके गुड्स क्रेडिट पे बिक रहे हैं। अब हमने सामान तो बेच दिया है, अब तो हमें पैसों की जरूरत ही नहीं ना, अब हम पूरा फाइनेंशियली हमें हमारा गुड्स का पैसा चाहिए। अगर वो गुड्स का पैसा ही हमको बाद में आ रहा है, तो हमें इस टाइम पे भी लोन चाहिए होता है प्री शिपमेंट फाइनेंस को रीपे करने के लिए। रीड करेंगे अभी साथ में भी इसको, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? एवरी टॉपिक इन दिस चैप्टर इज वेरी डिफरेंट, उसका पिछले टॉपिक्स को रिलेशन नहीं होता है, और हमारी दुनिया से काफी अलग भी हो सकते हैं, बट हम बहुत प्यारे ढंग से उसको समझने की कोशिश करेंगे। आते हैं यहाँ पे रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, अ फाइनेंस फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टर अवेलेबल इन इंडियन करेंसी इन द फॉलोइंग 2 फॉर्म। पहला प्री शिपमेंट, पहली चीज सीख ली, इट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। इवन पोस्ट शिपमेंट इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म। दीज आर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस given to exporter for doing what? Procuring, processing, manufacturing, packing goods prior to shipping such goods. गुड्स को भेजने के पहले रेडी स्टेज में लाने के लिए जो भी खर्चा आ रहा है, आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो वो करो, प्रोक्योर करना है वो करो, उनको पैकेजिंग करना है वो करो। अरे बहुत लोग क्या बिजनेस करते हैं पता है? बनाते कुछ नहीं है, लोकल गुड्स लेंगे, उसकी पैकेजिंग कर देंगे और उसको बाहर भेज देंगे अपनी ब्रांडिंग के साथ में। गजब। सो देन इन दैट केस यू जस्ट इमेजिन कि वो कर क्या रहे हैं प्रैक्टिकली? वो कर ये रहे हैं कि वो सिर्फ पैकेजिंग कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पैकेजिंग करने के लिए पैसा चाहिए, प्रोसेसिंग करने के लिए पैसा चाहिए, प्री शिपमेंट में मिलेगा। सच एक्सपोर्ट क्रेडिट कैन बी गिवन फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस ऑल्सो। आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए चाहिए, प्री शिपमेंट में आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो तो भी ले सकते हो। बैंक्स आर एट लिबर्टी टू डिसाइड द टेन्योर ऑफ सच लोन, वो डिसाइड करते हैं कि कितने लोन का टेन्योर रखना है, बट जनरली होता है 3 से 6 मंथ्स तक। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में एक खिंच जाएगा 9 मंथ्स। तो 3 to 6 मंथ्स जनरली रहता है, एक्सेप्शनल केस में 9 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल केसेस। दीज लोन्स आर गिवन एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। इसको कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? अरे गवर्नमेंट को प्रमोट करना है एक्सपोर्ट, इसके लिए। इफ दीज लोन्स आर नॉट एडजस्टेड बाय सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स विदिन 360 डेज। आपने अगर हमको घोंचू बनाया, क्या आप हमें ये बोले कि ये गुड्स बना रहे हैं हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट से कंसेशनल रेट पे लोन ले लिया, और बाद में आप 360 डेज तक हमको एक्सपोर्ट प्रूव नहीं कर पाए कि आपने एक्चुअल एक्सपोर्ट किया है,
बैंक्स विल चार्ज नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपने हमको बेवकूफ बनाया, एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं. एन एडवांस इंस्टेड ऑफ कंसेशनल रेट. प्री शिपमेंट एडवांसेस आर टू बी रीपेड आउट ऑफ फाइनेंसेस मेड अवेलेबल एट पोस्ट शिपमेंट स्टेज. ये प्री शिपमेंट में जो भी आपने लोन लिया है, ये आपको इमीडिएटली शिपमेंट के बाद पे करना पड़ेगा. अब या तो आप पोस्ट शिपमेंट लोन लेके पे करो या सामने वाले से पैसे लेके पे करो, ये आपका प्रॉब्लम है. बट प्री शिपमेंट लोन का लॉजिक ही यही है कि शिपमेंट के पहले के लोन लिया है, शिपमेंट होते ही ये लोन आपको रीपे करना है. फ्रॉम एलिजिबल रिसोर्स ऑफ एक्सपोर्टिंग कस्टमर एज पर आरबीआई डायरेक्शन. बहुत ज्यादा आसान. सर इसमें से कुछ की चीजें लिख लें हम, ठीक है सर. प्री शिपमेंट क्रेडिट, इट इज ऑलवेज फॉर शॉर्ट टर्म. इसका टेन्योर रहेगा 3 to 6 months, इन एक्सेप्शनल केस अप टू 9 months, और ये मिलता है ऑलवेज एट कंसेशनल रेट. यही तो 3 की चीजें पड़ी. फिर कंसेशनल रेट में हमने और चीज जरूर पढ़ ली कि जनरली मिलता है एट कंसेशनल रेट. हाउएवर, अगर आप ड्यू टाइम तक एक्सपोर्ट का प्रूफ नहीं सबमिट करोगे तो इस पे लग जाएगा नॉर्मल रेट. वेरी सिंपल. रुक जाओ, आपको लिए चलता हूं पोस्ट शिपमेंट पे. पोस्ट शिपमेंट, दिस इज अगेन अ शॉर्ट टर्म लोन गिवन टू एन एक्सपोर्टर आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड्स टू द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स. इसका टेन्योर क्या रहेगा? शिपमेंट होने के बाद. कब तक? जब तक बायर पैसे नहीं दे देता. तो हमेशा ये तभी होगा जब आप क्रेडिट पे गुड्स को बेच रहे हो. तो अगर वो बायर ले रहा है शिपमेंट से 6 months का टाइम टू रीपे, तो ये 6 months के लिए आप लोन लेते हो, इसे कहते हैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस. Such credit facility granted to an exporter has to be repaid out of the proceeds of goods exported or from eligible resources of the exporter as permitted by RBI. आप पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस को कैसे रीपे करोगे? आप पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस को रीपे करोगे बायर से जैसे ही पैसा आया उससे ना. यस, तो ये लिखते हैं बायर से पैसा आया उससे, या फिर एलिजिबल रिसोर्सेज एज पर आरबीआई. आप अपने पर्सनल पैसे से भी रीपे कर सकते हो. एंड लास्ट, द पीरियड ऑफ सच लोन विल बी स्पेसिफाइड बाय फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FEDAI. तो एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर का एसोसिएशन है, ये टेन्योर डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट कितने का मिलेगा. क्योंकि ये लोग टेन्योर डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम आप इंडिया के बाहर अगर कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप क्रेडिट पीरियड कितना दे सकते हो. अरे कुछ लोग मार्केट बिगाड़ देते हैं. सुनना अच्छे से. ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो. नीचे फोटोकॉपी के 4 दुकान है एग्जाम्पल. अब नॉर्मल फोटोकॉपी के चार्जेस इज 1 रुपीज पर फोटोकॉपी. लेकिन एक नया शॉप आता है, वो मार्केट बिगाड़ने के लिए 50 पैसे में देना चालू कर देता है. उससे होगा कि पूरा पूरा मार्केट हो जाएगा स्पॉइल. दिस गाय माइट बी मेकिंग लॉसेस बट स्पॉइल हो जाएगा. दूसरा एग्जाम्पल, एक बिजनेस है टिम्बर का, वुड का बिजनेस है. वो वुड हमेशा स्टैंडर्ड है क्रेडिट पीरियड 1 month पे देता है. एक नया शॉप आया, उसने कहा मैं 3 months के क्रेडिट पीरियड पे दूंगा. वो पूरा मार्केट बिगाड़ देगा ना. तो वैसे ही जो भी लोग फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उनका एक कमिटी है, उनका एक एसोसिएशन है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति मार्केट नहीं बिगाड़े, कि आप 10 months के क्रेडिट पे दे रहे हो जबकि मार्केट में सेट प्रैक्टिस है 2 months के क्रेडिट पे. तो ये स्टैंडर्ड टेन्योर फिक्स करते हैं कि आप कभी भी कितने अमाउंट का पोस्ट शिपमेंट लोन ले सकते हो, कितने अमाउंट का क्रेडिट पीरियड दे सकते हो उस इंडस्ट्री में जो भी रेगुलरली चल रहा होगा. तो जैसे ऊपर पड़ा था कि लोन का टेन्योर 3 to 6 months, मैक्सिमम 9 है. यहां पे लोन का कोई टेन्योर नहीं है. टेन्योर विल बी डिटरमिन्ड बाय FEDAI, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. सर इसके कीवर्ड निकालें, हम निकाल रखें. पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, दिस इज ऑल्सो फॉर शॉर्ट टर्म. द टेन्योर डिपेंड्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया. बस खत्म. शॉर्ट टर्म लोन है, उन पे डिपेंड करता है. पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, प्री शिपमेंट क्रेडिट, एक चीज दोनों में याद रखो कि खुद से प्री शिपमेंट क्रेडिट के नाम पे जो लोन लिया उसको हम रीपे कैसे कर सकते हैं? पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट से, या फिर एलिजिबल रिसोर्सेस जो आरबीआई परमिट करता है खुद के पैसे से. पोस्ट शिपमेंट जो लोन लिया है उसको रीपे कैसे कर सकते हैं? प्रोसीड्स फ्रॉम द बायर या एलिजिबल रिसोर्सेज जो आरबीआई ने परमिट कर रखे हैं. सिंपल, ये एकदम लॉजिकल है, तो कुछ है ही नहीं. दिस इज रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट. विदाउट एफर्ट रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट तो खत्म ही हो जाता है, विदाउट एनी एफर्ट. रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट, इसमें पहले हमको समझना पड़ता है डीम्ड एक्सपोर्ट होता क्या है. रीड द फर्स्ट 3-4 लाइन्स व्हिच आई हैव हाइलाइटेड. ये सिर्फ डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है ये बता रहे हैं.
चलिए, अ डीम्ड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन इज वन इन विच गुड्स आर सप्लाइड टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया, तभी तो डीम्ड लगाना पड़ा, प्रोजेक्ट इंडिया में इटसेल्फ, विच आर फंडेड बाय इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसीज। एक एग्जांपल हो गया कि इंडिया का कोई प्रोजेक्ट है जो कि फंड कर रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसीज, तो पैसा तो फॉरेन करेंसी में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल हो गया वेयर द गुड्स आर सप्लाइड टू यूनिट्स इन एसईजेड, ये तो आपको सबसे इजीली समझ में आएगा कि एसईजेड भले ही भारत में होते हैं लेकिन उनको माना जाता है अब्रॉड, तो अगर हम एसईजेड में कुछ गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं तो उसको भी हम डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन शिपिंग कंपनीज कॉलिंग ऑन इंडियन पोर्ट। हा, क्या कंसेप्ट है, काश मुझे आधा घंटा मिलता है इस कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, सिर्फ इस लाइन को ले लो। इधर आओ, फॉरेन शिपिंग कंपनीज कॉलिंग ऑन इंडियन पोर्ट। कॉलिंग क्या होता है? ये कॉलिंग नहीं होता है गधों। इस कॉलिंग का मतलब क्या है? वेनेवर समवन टेक्स अ शिप रूट, सो दे कैन नॉट कैरी अ लॉट ऑफ फ्यूल विद देम, बिकॉज जितना ज्यादा आपके शिप का वेट होगा उतना ही फ्यूल ज्यादा भी कंज्यूम होगा वन, और उतना ही पेस भी स्लो होगा। सो दे कैन, व्हाट दे डू आइडियली इज दे कैरी फूड एंड फ्यूल ओनली अप टिल द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नॉट अप टिल द लास्ट डेस्टिनेशन। आप अगर बहुत बड़ा रूट है शिप का, तो वो यहां से यहां जाना चाहता है, तो वो पूरा फूड जो उनको रास्ते में खाने के लिए चाहिए और जो फ्यूल है पूरा कैरी करके नहीं जाते, वरना टू मच हो जाएगा ना। वो रास्ते में कॉलिंग करते हैं थोड़ी थोड़ी। कॉलिंग का मतलब हो गया वो रास्ते में 4 स्टॉप रख रहे हैं, उन 4 स्टॉप पे उनका फ्यूल भी रिफ्यूल होगा और उनको नेक्स्ट स्टॉप तक जाने के खाने का सामान भी रिफ्यूल होगा, ताकि हर समय पे उनका स्टॉक रीजनेबली रहे, बहुत ज्यादा वेट उनके पास में नहीं रहे। ये कंसेप्ट समझ में आया? तो इंडियन पोर्ट्स में कोई भी फॉरेन शिप जा रहा होता है तो एक कॉलिंग होती है दैट दे वांट दीज थिंग्स, वो आएंगे, वो सारा सामान खरीदेंगे, लेंगे और वहां से चले जाएंगे। दिस इज टर्म्ड एज फॉरेन शिपिंग कंपनीज कॉलिंग ऑन इंडियन पोर्ट। देयर कॉलिंग का मतलब है दिस इज कॉलिंग फॉर देयर फूड आइटम्स एंड देयर फ्यूल। ये समझ में आया? दिस इज ऑल्सो हैपनिंग ऑन इन इंडिया ओनली, बट दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट। अब इसमें रियल लाइफ में 2 टाइप का होता है। एक तो वो शिप प्रॉपरली आके पार्क होती है हमारे यहाँ, फिर उसको हम पूरा लोड करते हैं और फिर वो जाती है। एक होता है कि वो बॉर्डर लाइन तक आती है, फिर हमारी एक छोटी शिप जाती है, वो उनको फूड आइटम्स पूरा सप्लाई करके आ जाती है। इररिस्पेक्टिव कुछ भी हो रहा है, दिस इज अ डीम्ड एक्सपोर्ट बिकॉज द मनी वी गेट इज इन फॉरेन करेंसी। क्या बात है, बस इतना ही बताता हूं। उसके बाद में सप्लाई ऑफ गुड्स टू फॉरेन टूरिस्ट एक्सेट्रा। आप वही फॉरेन टूरिस्ट को अगर आप गुड्स वगैरह सप्लाई करते हो तो भी पैसा फॉरेन करेंसी में मिल जाता है, तो ये केस के अंदर भी ये सबको कहते हैं एक्सेट्रा, सच दैट द प्रोसीड्स ऑफ सच गुड्स सप्लाइड विल बी पेड इन फॉरेन करेंसी। तो अगर हम भले बेच इंडिया में रहे लेकिन एसईजेड के अंदर दे रहे हैं, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसी की इंडिया के प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं, फॉरेन शिपिंग कंपनीज कॉलिंग ऑन इंडियन पोर्ट उनको दे रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट को दे रहे हैं, तो ये भले ही इंडिया में हो रहा है लेकिन इनको हम कहते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। और एक फीचर एंड में कह दिया कि जो प्रोसीड्स है वो मिलना चाहिए फॉरेन करेंसी के अंदर। अगर ऐसा हो रहा है और आपको इसके लिए लोन चाहिए तो आपको रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम के अंदर। ये आरबीआई की एक सेपरेट स्कीम है। खत्म। इसके बाद में जो लिखा है उसमें तो आपको कोई जरूरत ही नहीं मेरी, खत्म। Such transactions are treated as prima facie export transactions, सही है, and enjoy incentive and other concession given to normal export transaction। कि भले ये हैं इंडिया में हो रहे हैं बट इनको हम डीम्ड एक्सपोर्ट बोल देते हैं और उनको भी कंसेशन इंसेंटिव पूरे देते हैं। प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट फैसिलिटीज ग्रांटेड टू रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर सिमिलर टू फाइनेंस और क्रेडिट एक्सटेंडेड अंडर रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट प्री शिपमेंट एज वेल एज पोस्ट शिपमेंट एज डिस्क्राइब्ड हियरइन। इनका कहने का मतलब है जो ऊपर आपने प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट पढ़ा, सेम रुपी डीम्ड के अंदर भी प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट हो सकता है। इसमें कैसा है, एक्चुअली शिपमेंट तो होता ही नहीं है ना, बट जब आप गुड्स को उनको सप्लाई कर देते हो उसी को शिपमेंट कह देते हैं। तो मान लीजिए हम एसईजेड को दे रहे हैं तो हम एसईजेड को जिस दिन दे रहे हैं उसको शिपमेंट मान लेंगे, उसके पहले के लिए फाइनेंस चाहिए तो प्री शिपमेंट, और हमने एसईजेड को दिया है पर वो 2 महीने बाद पैसे देने वाले हैं उसके लिए चाहिए तो वो जाएगा पोस्ट शिपमेंट। तो यहां पर भी प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट के दोनों कैटेगरीज होते हैं। लास्ट, however in deemed export transaction the date of supply to project or SEZ is taken as date of export। ये समझ में आ रहा है? डेट ऑफ एक्सपोर्ट, डेट ऑफ शिपमेंट कब मानेंगे? जिस दिन हमने एसईजेड को गुड सप्लाई कर दिए। तो जिस दिन हम गुड सप्लाई करते हैं उसको एक्सपोर्ट मानते हैं, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा है ना, तो हमने जब गुड्स को सप्लाई कर दिया उसी को हम एक्सपोर्ट मान लेते हैं। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी बेस्ड ऑन FOR। संभालता हूं मैं अपने आप को, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते इसमें। फ्री ऑन रेल्स बेसिस इंस्टेड ऑफ फ्री ऑन बोर्ड बेसिस यूजुअली एसोसिएटेड विद एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। तो आप लोगों ने ज़्यादा तो कहीं पढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत कस्टम में शायद कभी देखा होगा, है ना? FOB ट्रांजैक्शन, EBC में पढ़ा है क्या? अरे क्या बात, चलो कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ा तो मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, इसको जाने दो।
पर FOB ट्रांजैक्शन, इसका डिपेंडेंसी क्या, तो वापस वही है कि इसका कोई अंत ही नहीं, हम कितना डिटेल में जाएं, बट इसका थोड़ा मतलब समझा देता हूं कि ये डिपेंड करता है कि आप गुड्स का वैल्यू कौन सा ले रहे हो। गुड्स का वैल्यू CIF वैल्यू ले रहे हो, FOB वैल्यू ले रहे हो, आप कौन सा वैल्यू ले रहे हो, गुड्स कहां तक पहुंचने का कॉस्ट आप इंक्लूड कर रहे हो, आप इंश्योरेंस का भी इंक्लूड करना चाहते हो, आप ट्रांसपोर्ट का भी इंक्लूड करना चाहते हो, आप कहां तक इंक्लूड कर रहे हो, ये सब की वैल्यू होती है। ठीक है, यहां पे उसमें जाने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, बट हाँ कभी फुर्सत में पढ़ोगे तो मजा बड़ा आएगा। चल अब मैं यहां पे आता हूं, यहां पर अगर मैं रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट की बात करता हूं, प्री शिपमेंट क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट उसमें भी होगा, और सेम फीचर जो रुपी के अंदर थे वो थे, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म, 3 months 6 months अप टू 9 months, कंसेशनल रेट में मिलेगा। पोस्ट शिपमेंट शॉर्ट टर्म रहेगा, टेन्योर डिपेंड करता है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सब कुछ कॉपी पेस्ट सेम है, तो उन्होंने दिया नहीं है। अब उसके नीचे मैंने लिखे कुछ जनरल फीचर अबाउट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, तो रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट का तो एक ही जनरल फीचर था, क्या, दे आर गिवन इन रुपीस, इसके अंदर दे आर ऑल्सो गिवन इन रुपीस, बट एक और स्पेशल फीचर आ गया, दैट गुड्स आर सप्लाइड इन SEZ एरिया, to foreign ships calling on Indian port, to foreign tourists, etc. They are all considered as deemed export. एक और पॉइंट हमने पढ़ा, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसीज के प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। फीचर का की पॉइंट ये है कि यहां पे पैसा मिलेगा इन फॉरेन करेंसी। ये हुए हमारे दो एक्सपोर्टर के, रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट। दोनों में हमें लोन मिलेगा रुपीस के अंदर, यहां पे एक्चुअल एक्सपोर्ट होगा और यहां पे डीम्ड एक्सपोर्ट होगा। दोनों में दो कैटेगरीज हो जाएंगी, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट। कितना आसान है, जबरदस्त। अब आता है लास्ट वाला, यहां पे रुक जाओ, अब आता है लास्ट वाला, फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट। उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट बहुत प्यारा, मतलब इस सब्जेक्ट में ये तो प्यारापन है कि ये हमारी दुनिया से कितना अलग है, पर अगर हमने एक और चीज सीखी, कुछ और चीज सीखने को मिली है, बहुत भारी। अब आ रहा है फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट, कि हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं बट हमें लोन भी चाहिए इन फॉरेन करेंसी। देखते हैं क्या लिखा है, वापस शॉर्ट टर्म, ये सारी की सारी फैसिलिटीज शॉर्ट टर्म में होती है। अरे आप सोचो ना, 15 साल का लोन चाहिए, क्यों भाई, एक्सपोर्ट करना है, कैसा लगेगा अजीब सा मैं मांगते हुए। तो फॉरेन करेंसी, ये जो हमारे एक्सपोर्ट के लोन है वो हमेशा शॉर्ट टर्म ही होते हैं। अ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी अवेलेबल टू एक्सपोर्टर इन फॉरेन करेंसी, तो यहां पे आपको लोन मिलेगा फॉरेन करेंसी में। यहां पे भी दो दे दिया है, प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। बहुत ही भारी। प्री शिपमेंट पे आते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी फैसिलिटी इज टू प्रोवाइड एन एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस एट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रेट टू इंडियन एक्सपोर्टर। नॉर्मली दिस फैसिलिटी इज एप्लीकेबल टू कैश एक्सपोर्ट वेयर द पेमेंट फॉर गुड्स इज रिसीव्ड प्रायर टू द एक्सपोर्ट। कि हम कैश एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे आप प्री शिपमेंट क्रेडिट ले लेते हो। प्री शिपमेंट क्रेडिट लिया क्योंकि आपको शिपमेंट पे तो पैसा मिल जाएगा, तो तब तक के लिए लोन चाहिए। अब इन्होंने इसके बाद जो ये लिखा है ना, ये तो मतलब आप समझो कि बस आपका दिमाग खराब करने के लिए लिखा है। देखो आप समझ सकते हो क्या, पढ़ो एक बार, बस कोशिश करो आपके दिमाग का दही ना हो, समझने की कोशिश तो करो। ये अभी तक जीवित है, यूज तो नहीं आ रहा है, होप। जी सर। पढ़ा गया, कुछ समझ में नहीं आया ना, फिर ठीक है आ जाओ। अरे नहीं, एक्चुअली उन्होंने कुछ भी लिखा है, बट हम एक बार पढ़ने की कोशिश तो करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हमारे ऑथर ने जहां से भी इसको लाया वहां पे क्या सोच कर लिखा था। आना, एक्सपोर्टर कैन अवेल प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। पहला, अवेल प्री शिपमेंट क्रेडिट इन रुपीस, कि वो रुपीस में ले सकता है और कन्वर्ट कर सकता है उसको फॉरेन करेंसी के अंदर, तो इस तरह से उसको मिल जाएगा प्री शिपमेंट लोन इन फॉरेन करेंसी। पर वो इसमें क्यों आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई, ठीक है ना। तो वो रुपी के अंदर लोन ले लेगा प्री शिपमेंट और फिर कन्वर्ट करा लेगा फॉरेन करेंसी, तो उसका काम तो हो जाएगा ना, फॉरेन करेंसी में पैसा मिल चुका है।
दूसरा, अवेल प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी ओनली, बस इतना से ही पढ़ना है, ठीक है। मैं सीधा फॉरेन करेंसी में लोन ले लूंगा तो मेरा काम हो गया। तीसरा, अवेल प्री शिपमेंट क्रेडिट इन रुपीज एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इधर इन रुपीज और इन फॉरेन करेंसी, ठीक है सर। तो मैं प्री शिपमेंट क्रेडिट ले लूंगा रुपीज में और पोस्ट शिपमेंट ले लूंगा रुपीज या फॉरेन करेंसी में। बट क्यों लूंगा, मुझे पैसा तो फॉरेन करेंसी में चाहिए ना, पर इन्होंने लिखा है ऐसा। दूसरी चीज आगे जो हमने स्किप कर दिया, एंड डिस्काउंट रीडिस्काउंट एक्सपोर्ट बिल इन फॉरेन करेंसी अंडर द एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैंने उस एक्सपोर्टर को फोरफिटिंग जैसा कुछ, मैं उस एक्सपोर्टर को गुड्स एक्सपोर्ट कर दूंगा, वो अपना इनवॉइस दे देगा, वो इनवॉइस दिखा के मैं बिल डिस्काउंटिंग करके तुरंत ही पैसा ले लूंगा, ठीक है सर। और यहां पे भी ऐसा लिखा है कि मैं पोस्ट शिपमेंट रुपी में लूं या फॉरेन करेंसी में, मैं बाद में उसको डिस्काउंटिंग करके पैसा ले लूंगा। इन्होंने कुछ तो कहने की कोशिश की है ऐसा। अब इसको हम हमारे आंसर में कभी लिखेंगे भी नहीं, लेकिन इसको एक बार सिर्फ समझाने की कोशिश करूं तो ये जहां से भी कॉपी करके लाएं, वो क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट आपको फॉरेन करेंसी में अगर पैसा चाहिए सही, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। भूल जाओ टॉपिक चल रहा है जनरली। मान लीजिए आपको एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, बट टू एक्सपोर्ट दिस यू नीड टू इंपोर्ट सर्टेन स्टफ फ्रॉम चाइना, ठीक है। टू एक्सपोर्ट योर फिनिश्ड गुड्स टू यूएसए यू नीड टू इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम चाइना। तो उसके लिए पहले आपको फॉरेन करेंसी में पैसा चाहिए। आप क्या क्या कर सकते हो, नॉर्मल रुपीज में पैसा मिल रहा है वो ले लो और उसको कन्वर्ट कर लो इन फॉरेन करेंसी। ये तो लॉजिकल ऑप्शन है ना, सही बात है। दूसरा ऑप्शन, आप फॉरेन करेंसी में पैसा बोरो कर लो, ठीक है, और उसके बाद में रीपे करने की जरूरत पड़ेगी तो जब आपके एक्सपोर्ट बिल आएंगे तब आप उनको क्या कर लेना, डिस्काउंट करवा के पैसा ले लेना, उससे आप रीपे कर देना। और तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि काम करो ना, अभी रुपीज में ही ले लो प्री शिपमेंट और अभी चला लो रुपीज के अंदर जो हो रहा है, और जैसे ही पोस्ट शिपमेंट आपको लेना होगा तब आप फॉरेन करेंसी के अंदर लोन ले लेना। आपकी नीड वैसी होनी चाहिए ना कि पोस्ट शिपमेंट फॉरेन करेंसी में चाहिए, हमको अगर रॉ मटेरियल के लिए चाहिए तो पर्पस ही सब नहीं होगा। तो उन्होंने जो कहा है ये हमारे आंसर में कभी लिखेंगे भी नहीं, इसको हम पेंसिल से कट भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहने की कोशिश की है कि एक बिजनेस के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो अपनी नीड के हिसाब से डिसाइड करेगा उसको क्या करना है। जैसे कि मुझे रुपी क्रेडिट ही लेना है, तो रुपी क्रेडिट लेके मेरा बहुत 90% रॉ मटेरियल हैव टू परचेज फ्रॉम इंडिया, हार्डली 10% हैव टू परचेज फ्रॉम चाइना। तो मैं रुपी में ले लूंगा और जितनी जरूरत है उतना करेंसी में एक्सचेंज करा लूंगा। लॉजिकल बात है, लॉजिकल है। वो टॉपिक यहां नहीं आना चाहिए था बट लॉजिकल है। दूसरा ऐसा हो गया कि हाँ मैं फॉरेन करेंसी में ले लूंगा और जब मुझे एक्सपोर्ट का बिल आ जाएगा उसको डिस्काउंट करा के ये मैं प्री शिपमेंट फाइनेंस को पे ऑफ कर दूंगा। बात तो ये भी लॉजिकल है। मान लीजिए ऐसा है कि मुझे अभी शिपमेंट के पहले जो पैसा देना है वो तो मुझे देना है रुपीज में, तो अभी रुपी में ले लेता हूं। शिपमेंट के बाद में मुझे कुछ लोगों को पैसा देना बाकी रहेगा जिनसे मैंने रॉ मटेरियल या सर्विसेज लिए और उनके पास भी मैंने 2 महीने बाद पैसा देना है। शिपमेंट के बाद में अगर मुझे पैसा देना रहेगा फॉरेन करेंसी में तो बाद में तो एक्सपोर्ट बिल से डिस्काउंट करके मैं दे दूंगा ना, तो अभी रुपी क्रेडिट ले लेता हूं और जब शिपमेंट हो जाएगा उसके बाद में मैं एक्सपोर्ट बिल को डिस्काउंट करके और फिर पैसे दे दूंगा। मेरे दिल में इच्छा है कि जो लिखा है वो आपको 100% समझाऊं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मतलब क्वेश्चन ऐसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका आंसर देने की कोशिश करो। पूरा क्लास का फोकस यहां पे। केस ए, आई एम एन एक्सपोर्टर, I want to export what मशरूम्स। मशरूम्स मुझे एक्सपोर्ट करने हैं, बहुत सिंपल सा आइडिया है, मशरूम्स एक्सपोर्ट करने हैं मुझको। लेकिन इंडिया में मशरूम मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझको सीड्स भी लाने हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो मेरा मशरूम मैन्युफैक्चर करने के अंदर बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें से एक छोटा सा रॉ मटेरियल होते हैं सीड्स, वो मुझे ऑस्ट्रेलिया से लेना है। बाकी लेबर पूरा इंडिया में, काम पूरा इंडिया में, बाकी रॉ मटेरियल इंडिया के, पेस्टिसाइड इंडिया के, सिर्फ मेरा 10% खर्चा है वो सीड्स का है, वो ऑस्ट्रेलिया से लेना है। अब ये मेरा केस है, इस केस के अंदर मैं क्या फॉरेन करेंसी लोन लेने जाऊंगा क्या? क्यों लूं फॉरेन करेंसी लोन? जब मेरा 90% अमाउंट तो मुझे रुपीज में चाहिए, तो मैं रुपी क्रेडिट स्कीम में लोन ले लूंगा और जितना नीड है उतना क्या कर लूंगा, कन्वर्ट कर लूंगा मैं ऑस्ट्रेलियन करेंसी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के अंदर। जब ये तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा जितना मुझे नीड है। सही है क्या? मेरे केस में यही करना चाहिए मुझे, सही है। केस 2, मुझे मशरूम एक्सपोर्ट करना है। मैं क्या करता हूं, मैं पूरे के पूरे मशरूम चाइना से इंपोर्ट करूंगा, एज इट इज पैकेजिंग करूंगा और उसको एक्सपोर्ट कर दूंगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब मैं क्या करूं, फॉरेन करेंसी में ले लूं ना, ठीक है सर। तो मैं सीधा फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट इस स्कीम में पूरा का पूरा पैसा ले लूंगा, ठीक है सर। केस सी, मुझे
मशरूम्स का एग्जांपल ले लेता हूं। इस केस के अंदर मुझे सीड्स देने हैं ऑस्ट्रेलिया से, बाकी सब इंडिया में हो रहा है। सीड वाला व्यक्ति मुझको 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहा है, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहा है। तो आज मैं उसे सीड्स देता हूं, 1 महीने में मशरूम्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो जाते हैं और मैं उसका शिपमेंट भी कर दूंगा। तो मुझे अभी पूरा पैसा तो रुपीज में चाहिए, लेकिन 2-3 महीने बाद शिपमेंट के बाद मुझे शायद पैसा चाहिएगा फॉरेन करेंसी के अंदर। मैं अभी रुपी क्रेडिट स्कीम से पैसा ले लेता हूं। उसके बाद में जैसे ही मैंने शिपमेंट कर दिया है, एक्सपोर्ट बिल आएगा, एक्सपोर्ट बिल को डिस्काउंट करा के और मेरा काम कर लूंगा। ये ऐसे ही कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्टर क्या क्या कर सकता है। इसको एक बार अकेले में वापस रीड करो, देखो 50% तो समझ में आ रहा है क्या? बात ठीक है, बस यहां पे फिट नहीं हो रही। देखो समझ में आता है क्या? चलो अब मैं रोकता हूं एक बार, जितना समझा उतना समझा। मैं एंड में वापस इस टॉपिक पर आऊंगा जरूर, लेकिन अभी के लिए हम आते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री शिपमेंट फाइनेंस शॉर्ट टर्म होगा कंपल्सरीली, फॉरेन करेंसी में होगा, ये तो जनरल बात हो गई। इसका मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है? 360। जैसे कि हम लोग जब रुपी क्रेडिट में पढ़ रहे थे तो वहां पे 3 मंथ, 6 मंथ एंड कैन एक्सटेंड टू 9 मंथ्स था। यहां पे कह रहे हैं यू कैन हैव 360 डेज का पैसा ऑल्सो, ठीक है। एंड दिस इज ओवरऑल सब्जेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई जैसा अप्रूवल देता है उसी हिसाब से आपको फॉरेन करेंसी के अंदर अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी का लोन है तो आरबीआई तो आएगा ही पिक्चर में। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट बहुत सिंपल कर दिया। बैंक्स आर परमिटेड टू एक्सटेंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट एंड फॉरेन करेंसी फैसिलिटी टू देयर एक्सपोर्ट कस्टमर बाय यूटिलाइजिंग, ठीक है, थ्रू डिस्काउंटिंग द यूसेंस एक्सपोर्ट बिल रिसीव फ्रॉम देयर कस्टमर हु हैव अवेल्ड पीसीएफसी और अदरवाइज बाय रीडिस्काउंटिंग दिस बिल्स विद फॉरेन बैंक। कितना सिंपल है। हम पोस्ट शिपमेंट अगर कभी भी क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं, हमारे लिए इतना इजी है, अरे आपने गुड्स भेज दिए, उनसे बिल तो आ गया ना कि वो 2 महीने बाद पैसे देंगे, 3 बाद पैसे देंगे, हम उनको डिस्काउंटिंग कर देते हैं और ये लो आपका पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, टेंशन ही खत्म। यूसेंस बिल हमने आज ही पढ़ा है। यूसेंस बिल वो बिल होते हैं जिसके अंदर एग्जैक्ट टेन्योर लिखा होता है, तो टेन्योर लिखा हुआ बिल होगा, उसको डिस्काउंट करके आपको फैसिलिटी दे देंगे, बेस्ट है। नॉर्मली दिस स्कीम कवर्स एक्सपोर्ट बिल ऑफ यूसेंस पीरियड अप टू 180 डेज। तो यहां पे टेन्योर जनरली 180 डेज का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ शिपिंग। If a customer is eligible to draw bills beyond 180 days, the facility is allowed to be provided beyond the period of 180 days too. Normally, हम लोग जब भी किसी से यूसेंस बिल लेते हैं, ये बहुत सारे एसोसिएशन और डिटरमिन करेंगे कि आप सामान को कितने क्रेडिट पे दे सकते हो। तो नॉर्मल रूल है कि आपको 180 डेज का क्रेडिट पीरियड देना है, तो 180 डेज का तो आपको बिल ले ही लेना है। लेकिन अगर एक्सेप्शनल केस में 180 डेज से ज्यादा का बिल आरबीआई ने अलाउ कर रखा है, तो उससे ज्यादा का भी आपको लोन मिल जाएगा। डिस्काउंटिंग ही तो करानी है, तो 180 डेज हो या 360 हो, बैंक तो डिस्काउंटिंग करके दे देगा। द मोर द टेन्योर, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस ज्यादा लेगा, क्योंकि बैंक को लेट मिलने वाला है पैसा। बैंक्स कैन रीडिस्काउंट द एक्सपोर्ट बिल अब्रॉड एंड स्क्वायर अप दिस ऑल्सो। तो बैंक्स चाहें इंडिया के अंदर, फॉर एग्जाम्पल शुभम सुक्लेचा, मैंने मशरूम्स एक्सपोर्ट करने का प्लान किया था, $1 लाख का बिल आ चुका है। अब ये बिल मैं इंडियन बैंक के पास गया, आरबीआई के पास गया, मैंने कहा सुनो इसको डिस्काउंटिंग करके दे दो। उन्होंने इसको डिस्काउंट करके मुझे पैसा दे दिया, डन हो गया, इजी। अब बैंक को ये पैसा मिलेगा 1 साल के बाद ना, या 180 डेज के बाद। बैंक भी चाहे तो इसको फर्दर रीडिस्काउंट करा सकते हैं विद फॉरेन बैंक्स, कि हमें भी पैसे की जरूरत है। डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग समझता है सबको। मैंने बैंक से भी पैसा ले लिया, डिस्काउंटिंग हो गया, अब बैंक को पैसे की जरूरत है, तो बैंक किसी फॉरेन बैंक से उसी बिल को करा सकता है रीडिस्काउंटिंग, और बैंक भी तुरंत पैसा लेके बैठ सकता है। तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। अब अगर मैं अपने आप को संभालता हूं और मैं यहां लेके चलता हूं फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट, इसमें भी 2 टाइप रहेगा, प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट के फीचर देखो, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म को तो आलू बना लेंगे अपन, शॉर्ट टर्म तो हर जगह आ रहा है, बेस्ट है। टेन्योर यहां पे अप टू 360 डेज। अब टेन्योर याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, बिकॉज जब हमारा रुपी में चल रहा था तब वहां पे प्री शिपमेंट के लिए टेन्योर वाज 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, मैक्सिमम 9 मंथ्स। और पोस्ट शिपमेंट में हमारा एसोसिएशन डिसाइड करता है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स का, ठीक है। अब यहां पर आते हैं हम लोग, यहां पे क्या लिख दिया सीधा, अप टू 360 डेज, और ये हमेशा मिलेगा आपको बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई। पोस्ट शिपमेंट शॉर्ट टर्म आलू, उसके बाद में अप टू 180 डेज एंड इट में एक्सटेंड। और इसका जो एक जनरल फीचर है
वो ये है कि लोन इज ऑलवेज इन फॉरेन करेंसी। ये जो मैंने एंड में लिखे हैं वो उनके जनरल फीचर लिखे हुए हैं ऐसा। और इस तरह से एक प्रकार से रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट और फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट हो जाता है यहाँ पे खत्म। प्रॉब्लम कैसा है, वो जो मैं एक पैराग्राफ में गया ना, जब मैं उस पैराग्राफ में जाता हूँ तो मैं बहुत सारे बच्चों को खो देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं क्या चल रहा है, कुछ है ही नहीं, ऐसा छोड़ देते हैं। इन दैट इज वाई व्हाट आई शुड आइडियली टीच नेक्स्ट टाइम, हाउ आई टीच इज फर्स्ट आई टीच ऑल ऑफ दिस एंड देन आई गो देयर कि हम आज ले सकते हैं, कल ले सकते हैं, परसों ले सकते हैं, वापस दे सकते हैं, क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे खो जाते हैं। ये है जो आप सबको आना चाहिए। अगर उन्होंने एग्जाम में पूछ लिया कि एक्सपोर्टर के पास फाइनेंस के क्या रूट हैं, तो क्लियर एक्सपोर्टर के पास आरबीआई ने 3 रूट दे रखे हैं, रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट। वंडरफुल। इन तीनों रूट में 2 टाइप के लोन मिल सकते हैं, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट के कुछ फीचर आपको पता होने चाहिए, पोस्ट शिपमेंट के कुछ फीचर पता होने चाहिए। और फिर जनरल फीचर पे आऊं तो रुपी और डीम्ड, रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, डीम्ड, रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट, इन दोनों में लोन मिलेगा इन रुपीस। डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट के अंदर एसईजेड में भेज रहे हो, मल्टीलेटरल इंटरनेशनल एजेंसी के इंडियन प्रोजेक्ट में भेज रहे हो, फॉरेन शिपिंग कंपनीज कॉलिंग ऑन इंडियन पोर्ट पे भेज रहे हो, इस केसेस में जो आप कहते हैं फॉरेन टूरिस्ट को भेज रहे हो, इसे कहते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट, जहां पे प्रोसीड्स आ रहे हैं इन फॉरेन करेंसी। और लास्ट आता है फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट, जहां पे आप एक्चुअली एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हो और साथ में आप चाहते हो कि पैसे भी मिले इन फॉरेन करेंसी। इन सब के कुछ कुछ फीचर्स हैं विच आर वेरी इजी टू रिमेंबर, ऑल्सो वेरी इजी टू रिमेंबर। टेन्योर है ना, बहुत इजीली याद हो जाता है। एंड ये यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्टर को किस प्रकार से क्रेडिट मिलता है वो टॉपिक आता है। सबसे पहला स्ट्रक्चर ये परफेक्ट हो जाना चाहिए। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया, जबरदस्त। यस मैम प्लीज। रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट के प्रोसीड्स फॉरेन करेंसी में मिलते हैं, जी हाँ। हाँ, लोन तो रुपीज में मिल सकता है ना आपको। मैन्युफैक्चरिंग करते समय वहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, सुना अच्छे से। डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या होता है, डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है। डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब हुआ कि हम उसको बेच तो इंडिया में रहे, लेकिन फिर भी उसको डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेते हैं। क्यों डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेते हैं, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है फॉरेन करेंसी में। तो ये बस चेक करने के लिए है कि किस चीज को डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे। अब मान लीजिए आपका बिजनेस है कि आप शिपिंग कंपनीज को के लिए पैकेज्ड फूड्स बनाते हो, ये आपका बिजनेस है, ठीक है। नाउ दैट इज योर बिजनेस, तो यू आर डूइंग डीम्ड एक्सपोर्ट। तो आपको अगर लोन चाहिए तो आप डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर जाएंगे। ये बात समझ में आ गई है। आपको जो पैसा मिलता है वो फॉरेन करेंसी में मिलता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। जो रुपी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी पैसा मिलता है, फॉरेन करेंसी में मिलता है, ये बात समझ में आ रही है। डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं हूं मैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट हूं, तो भी पैसा तो मुझे फॉरेन करेंसी में मिलता है ना। तो मैं सेल कर रहा हूं, उससे पैसा फॉरेन करेंसी में मिलता है, उसका कोई रिलेशन नहीं है कि मैं लोन किस करेंसी में लूंगा। कभी भी अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, भले डायरेक्ट एक्सपोर्ट करोगे या डीम्ड एक्सपोर्ट करोगे, पैसा तो हमेशा फॉरेन करेंसी में मिलेगा ना। हम लोन फॉरेन करेंसी में लेंगे, इंडियन करेंसी में लेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपको खर्चा कैसा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस के अंदर यू हैव टू मैन्युफैक्चर एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया ओनली। आपके रॉ मटेरियल भी पूरे इंडिया में मिलते हैं, लेबर भी पूरा इंडिया का है, तो आप लोन भी इंडियन करेंसी के अंदर ले लोगे। मान लीजिए आपके बिजनेस में जो आप फूड उनके लिए बना रहे हो, आप वो फूड को फॉरेन से ही खरीदते हो, तो इन दैट केस यू माइट बोरो इन फॉरेन करेंसी, तो बात अलग हो गई। तो आपका पैसा कहां से आता है और आप लोन कौन सा लोगे, इनका कोई रिलेशन नहीं। वो जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि कब किस चीज को हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे। यस मैम, यस यस 100%। पर वो तो आरबीआई हैप्पीली कर लेती है ना, इसमें हमें कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। इनका कहना है, क्वेश्चन है कि हमने रुपी क्रेडिट लोन लिया, ठीक है, प्री शिपमेंट का लिया है, रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट या डीम्ड एक्सपोर्ट कोई सा भी लिया है। हमने लोन लिया इंडिया में रुपीज में, फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीज का, फिर हमने इंडिया के बाहर में गुड्स बेचे, डॉलर में पैसा आया, लेकिन लोन तो लोन रीपे तो इंडियन करेंसी में करना है। दैट्स अ क्वेश्चन। अरे लाइफ आरबीआई खुशी खुशी करता है ना। आरबीआई से अगर आप फॉरेन करेंसी मांगोगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन आरबीआई को फॉरेन करेंसी लाके दे रहे हो, बोल रहे हो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर दो, तुरंत कन्वर्ट करके दे देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। तभी तो कंसेशनल रेट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं आपको, क्योंकि यू आर स्पेंडिंग इन रुपीज एंड यू आर ब्रिंगिंग मनी इन डॉलर्स, तभी तो आपको इंसेंटिव दे रहे हैं। आर वी अंडरस्टैंड? बहुत भारी। ये वापस हमारी दुनिया से थोड़ा परे है, लेकिन ये चार्ट बनाने की मैंने कोशिश की। अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया, किसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत आराम से हैंडल होते हैं, और सारे पिक्यूलियर पॉइंट्स इसमें लिख दिए जो हमारे आंसर में इंक्लूड होने चाहिए। अब आता है एक चीज, ये इसके ऊपर एक बॉक्स बनाओ पूरा,
और इस पे कट मत करो, नॉट रेलेवेंट लिख दो बस। कट भी कर सकते हो आप, लेकिन नॉट रेलेवेंट लिख दो, बेटर है कि इसको आप इस टॉपिक से कनेक्ट नहीं कर सकते। लिखा है वो ठीक है, पर इसको इस टॉपिक से कनेक्ट नहीं कर सकते बस, तो ये नॉट रेलेवेंट हो गया। बाकी लिखा तो है उन्होंने कुछ भी। और इसके बाद में आता है आज का आखिरी टॉपिक और मेरा फेवरेट टॉपिक, इंपोर्टर्स फाइनेंस। क्या लिखा है इन्होंने, बहुत प्यार से बोला चल भग। इंपोर्टर आया कि एक्सपोर्टर के लिए आरबीआई ने इतनी सारी स्कीम बनाई है, क्या बात है। तो आज एक्सपोर्टर है, वो अगर एक्सपोर्ट करना चाहता है उसके पास कितनी सारी स्कीम है जिसपे लोन ले सकता है। मैं इंपोर्ट करना चाहता हूं, मेरे लिए भी कुछ स्कीम है क्या। तो आरबीआई ने प्रेम से बोला चल भग। तभी आरबीआई को पता चला कि कोई इसको लिख रहा है, तो आरबीआई ने कहा रुको मैं ऑप्शंस देता हूं एक्सपोर्टर के पास क्या क्या है। बहुत प्यारे तरीके से बोलते हैं, सुनना अच्छे से। अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल फाइनेंसिंग मेथड ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज, इंपोर्ट फाइनेंस। आपको समझ में आ रहा है ना आरबीआई को इंपोर्टर क्यों नहीं पसंद है। आप तो फॉरेन करेंसी लेके चले जाओगे और कुछ आप ही नहीं, यू आर इंपोर्टिंग स्टफ, आरबीआई डज नॉट लाइक इट। तो इंपोर्टर के लिए कोई स्कीम भी नहीं बनाया। क्या बोला, इंपोर्ट फाइनेंस कैन ऑल्सो बी अवेल्ड बाय इंपोर्टर इन इंडिया थ्रू बायर्स क्रेडिट और सप्लायर्स क्रेडिट। दो ऑप्शन बनाए कि अगर इंपोर्टर को पैसा चाहिए तो उसके पास दो ऑप्शन है, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट। इसका मतलब क्या बोला पता है उन्होंने, कि इंपोर्टर तुमको पैसे चाहिए क्या, इंपोर्टर इज द बायर, या तो तुम अपने लेवल पे क्रेडिट अरेंज करो, या सप्लायर क्रेडिट जो तुमको बेच रहा है उसको बोलो कि उधार पे बेचेगा तुमको। तो दो ऑप्शन है, बायर्स क्रेडिट और सप्लायर्स क्रेडिट, एज वेल एज थ्रू, और भी ऑप्शन है तीसरा, ईसीबी। बाहर से ही लोन ले लो ना, हमसे मत मांगो आरबीआई, हमारे पास कुछ नहीं भाई, हमारे पास कोई फॉरेन करेंसी नहीं है। आप एक काम करो, आप या तो अपने पर्सनल लेवल पे लोन लो, बायर्स क्रेडिट, या जिससे आप गुड्स खरीद रहे हो उसको बोलो कि वो क्रेडिट पीरियड दे दे आपको 2-3 साल का, सप्लायर्स क्रेडिट। या एक काम करो, ईसीबी रेस कर लो, बाहर से ही पैसा रेस करो जिससे कि आपका ये काम हो जाए। इतने फुद्दू तरीके से बोला है। अ ब्रीफ ओवरव्यू। सबसे पहला बेइज्जती करते हुए बायर्स क्रेडिट, इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि जो इंपोर्टर है तुम अपने लेवल पे फंड्स अरेंज करो, हमारी तरफ मत देखो। बायर्स क्रेडिट रिफर्स टू लोन फॉर पेमेंट ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया अरेंज्ड बाय इंपोर्टर ओनली फ्रॉम ओवरसीज बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कि इंपोर्टर को आरबीआई बोल रहा है कि फॉरेन करेंसी हमारे पास तो नहीं है कुछ, आप ओवरसीज बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मांगो ना, बाहर ही किसी बैंक से पैसा मांग के देखो, वो अगर आपको लोन दे देंगे तो आप ये इंपोर्ट कर लो। दूसरा, इंपोर्ट शुड बी एज परमिसिबल अंडर द एक्सटेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ डीजीएफटी, एफटीपी के अंदर अलाउड होना चाहिए, ठीक है। फॉर ओवरसीज एक्सपोर्टर द ट्रांजैक्शन बिकम्स कैश। ओवरसीज एक्सपोर्टर के लिए तो ट्रांजैक्शन कैश है। कैसे ट्रांजैक्शन कैश है, आप इंडिया के बाहर ही किसी बैंक से लोन लेके उसको तो तुरंत पेमेंट दे रहे हो ना, बायर्स क्रेडिट, बायर अरेंज कर रहा है। लास्ट पॉइंट, सिंस द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय ओवरसीज बैंक द इंटरेस्ट रेट में बी स्लाइटली हाई। इंटरेस्ट रेट स्लाइटली हाई हो सकता है। अब जनरली तो इंडिया के बाद इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन कभी कभी आपका ऐसा है कि आपका क्रेडिबिलिटी क्या है, बाहर से लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट रेट हाई भी हो सकता है। पहला पॉइंट के 4 फीचर बताएं बायर्स क्रेडिट, इसका मतलब है कि बायर खुद के लेवल पे आप फॉरेन बैंक से लोन लेके और इस असेट को खरीद लो, खरीदना है तो। दूसरा बहुत भारी, सप्लायर क्रेडिट, कि जो आपका सप्लायर है उसको बोलो ना वो आपको उधार देगा। सप्लायर्स क्रेडिट रिलेट्स टू द क्रेडिट फॉर इंपोर्ट इनटू इंडिया एक्सटेंडेड बाय ओवरसीज सप्लायर। आप देखो अभी तक आरबीआई ने अपनी तरफ से वो क्या करेंगे, कुछ बोला ही नहीं है, वो बस बोल रहे हैं इनसे लो उनसे लो। इन दिस केस टू इंपोर्ट शुड बी परमिसिबल एज पर एफटीपी। कोई भी इंपोर्ट है वो एफटीपी में परमिसिबल तो होना ही चाहिए। द इंपोर्टर पेज एन अग्रीड अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट एंड द बैलेंस अमाउंट ऑफ पेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर डिफर्ड पीरियड। कि जिससे आप सामान खरीद रहे हो उसी को बोलो ना कि थोड़ा डाउन पेमेंट देता हूं, बाकी ईएमआई करके दूंगा, किसके, सेलर को ही। और लास्ट पॉइंट, सिंस द फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय सेलर सप्लायर इंटरेस्ट रेट्स आर कंपैरेटिवली लोअर। ये ओपिनियन है, क्योंकि वो सामान बेचने का उसको मस्ती है तो आपसे इंटरेस्ट रेट तो कम लेगा, उसको तो प्रॉफिट ऑलरेडी मिल रहा है। तो खत्म टॉपिक। बेशर्मी की तरह आरबीआई ने क्या बोला कि अगर इंपोर्टर को फाइनेंस लेना है तो इंपोर्टर के पास 2 तरीके हैं, बायर क्रेडिट, सप्लायर क्रेडिट। एक और तरीका जो एक्सप्लेन नहीं किया है, या फिर इवन यू कैन रेस थ्रू ईसीबी। ईसीबी से भी रेस कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम नहीं, आपके पास हम सोल्यूशन के लिए आए थे। कभी होता है ना, हम किसी का कोई मदद मांगने जा रहे हैं और वो हमें और ज्ञान दे रहा है, ऐसा कर लो वैसा कर लो। अरे भाई आप मदद करो, ये बोलने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे क्या है, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर क्रेडिट या ईसीबी, आप कुछ भी कर सकते हो। बायर्स क्रेडिट मतलब तुम खुद के लेवल पे देखो कि तुम्हें कोई ओवरसीज बैंक लोन दे दे तो
FTP का ध्यान रखना, और इसमें इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली हायर हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है सर। उसके बाद में सप्लायर को बोलो ना, उसको सामान बेचना है तो वो लोन देगा, तो इस केस में आप उसको एक डाउन पेमेंट दे दो और टाइम टाइम उसको पे करते रहो। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जनरली कम होगा, यहाँ पे भी FTP का ध्यान रख लेना। तो प्रैक्टिकली इस टॉपिक में उन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं है। आइडियली यहाँ पे एक लाइन लिखी होनी चाहिए थी, RBI हैज नो स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एनी फाइनेंस टू इंपोर्टर, बट इंपोर्टर को बुरा लग जाता तो उन्होंने जबरदस्ती का एक टॉपिक रख लिया कि इंपोर्टर खुद से मैनेज कर लो, बायर्स क्रेडिट, इंपोर्टर सप्लायर से मांगो सप्लायर क्रेडिट, या फिर बाहर जो दे दे उससे मांगो ECB। अगर आप सही में मेरे साथ अभी तक कनेक्ट कर रहे थे तो बायर्स क्रेडिट और ECB इज वन एंड द सेम। बात तो वही है ना कि बायर को बोल रहे हैं कि आप बाहर से पैसा ले लो, तो वो ECB तो कर रहा है बाहर से, इसीलिए डायग्राम बेसिकली जब बना है तो वहां पे इंक्लूड नहीं किया, वही तो ECB है, कोई टॉपिक ही नहीं है। तो इन नो सर्कमस्टांसेस आई एक्सपेक्ट द पेपर सेटर टू आस्क दिस इन द एग्जाम एक्सपोर्ट इंपोर्टर के लिए, बट व्हाट ही कैन आस्क इज एक्सपोर्टर के लिए। पूरा तो वो पूछ नहीं सकता क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स से बड़ा नहीं आता, पूरा नहीं आ सकता है कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों के लिए फाइनेंस के क्या ऑप्शन है जो बैंक देता है, नहीं आ सकता। एक आना चाहिए और उसमें भी ज्यादा संभावना एक्सपोर्टर की है। इंपोर्टर आ भी गया तो बस याद रखो कि 2 कैटेगरीज थी, बायर्स क्रेडिट एंड सप्लायर्स क्रेडिट। उसके अंदर जनरली है कि सप्लायर को बोलो कि तुम ही लोन दे दो, और बायर क्रेडिट पे बायर अरेंज करेगा कहीं ना कहीं से लोन। इन एनी केस आपको FTP तो मेंटेन करना ही है। ट्राई कि आप ये पूरा का पूरा एक ही पेज पे अगर लिख सकते हो, तो अगर आप लिख सकते हो तो आपका एक ही पेज पे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नहीं लिख पाते हो तो ये पूरा एक पेज पे लिख लो और फिर इंपोर्टर नेक्स्ट पेज पे लिख लो तो भी चलेगा। हाँ, कोई भी चीज दिमाग में आ रही तो पूछ सकते हो यहाँ पे। हाँ हाँ, तो फिर ECB का पूरा फ्रेमवर्क आपको कंप्लाई करना है। RBI आपको कोई लिबरल व्यू तो दे ही नहीं रहा ना, तो आप जैसे नॉर्मल ECB रेस करते हो वैसे आप ECB रेस करो, एंड टाइम टाइम आपको एंड में पैसा देना ही पड़ेगा फॉरेन करेंसी के अंदर। अरे इट इज एज सिंपल। हाँ, तो भी जाएगी, तो तभी तो RBI कह रहा है कि मेरा कोई स्कीम नहीं है, आपको अपने लेवल पे करना है कर लो। ECB लेगा तो ECB के अंदर डॉलर तो बाहर जाएगी। इट इज सिंपल, आप समझो लॉजिकली। आई वॉन्ट टू बाय iPad फ्रॉम US, ठीक है, तो RBI मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। अब मैं मेरे लेवल पे करूंगा, कन्वर्ट कराऊंगा और फिर लगे आऊंगा तो RBI रोक भी नहीं रहा है, बट RBI कह रहा है कि मेरे से मत अपेक्षा करो कि मैं आपको लोन की फैसिलिटी दे दूंगा। मैं कोई लोन की फैसिलिटी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो मैं आज अगर 100 iPad इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो RBI कह रहा है हाँ ठीक है, ECB में कन्वर्ट करके कर लो। अब डॉलर तो जा रहा है, RBI बिल्कुल मना तो कर ही नहीं सकता है ना, क्योंकि हम अगर इंडिया के बाहर घूमने जाते हैं, हम सामान खरीदते हैं, तो डॉलर तो हमारा फॉरेन करेंसी तो जा ही रहा है। RBI मना नहीं कर सकता। RBI कह रहा है मेरी तरफ से कोई इंसेंटिव की उम्मीद मत करो कि मेरी कोई स्कीम में आपको लोन दे दूंगा, आप पैसा अरेंज कर लो, कन्वर्ट करवा दूंगा मैं, ऐसा। यस मैम। जनरली ओवरड्राफ्ट कभी भी होंगे, तो जिस प्रकार से हमारे मॉड्यूल ने लिखा है उसका मतलब हो गया ओवरड्राफ्ट में मुझे एक लिमिट मिल गई है, आई एम ए पर्सन, बैंक ने मुझे 50 लाख की लिमिट दे दी, तो आई कैन नाउ साइन चेक्स। मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसा नहीं है, मैं फिर भी 15-15 लाख रुपए के चेक साइन करके दे रहा हूँ। ये चेक जैसे ही गए वो व्यक्ति डिपॉजिट करेगा, जब वो डिपॉजिट करेगा मेरे बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, फिर भी मेरा बैंकर उन चेक को क्लियर कर देगा और पैसे उनको ट्रांसफर कर देगा, मेरे बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस दिखेगा। दैट्स इट, दैट्स इट। एग्जैक्ट लाइन बताओ तो मैं लाइन बाय लाइन भी रीड कर देता हूँ। पेज नंबर बताओ यारा। 14.35 और कौन सी लाइन है ओवरड्राफ्ट में? हाँ हाँ, अलाउइंग अ कस्टमर, यहां से अंडर दिस कैटेगरी या फिर एंड तक, ये वाला लाइन ना, अलाउइंग अ कस्टमर टू ड्रॉ अगेंस्ट हिज चेक सेंट इन क्लियरिंग नोन एज अगेंस्ट क्लियरिंग ऑल्सो फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अब इसका मतलब वही है कि मैं चेक्स दे रहा हूं, मैं कस्टमर को हम अलाउ कर रहे हैं कि वो चेक ड्रॉ कर सकता है सेंट इन क्लियरिंग। क्लियरिंग का मतलब होता है कि मैंने आपको चेक दे दिया 10 लाख का, अब वो क्लियरिंग के लिए जा रहा है, नोन एज अगेंस्ट क्लियरिंग ऑल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी। अगेंस्ट क्लियरिंग क्या होता है? नॉर्मली क्लियरिंग का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट नहीं होता। मैं आपको चेक देता हूं, मैंने आपको 10 लाख का चेक दिया, आप बैंक में जाके चेक को डिपॉजिट करते हो। चेक का नॉर्मल फंडा अगर सबको पता है तो मैंने आपको जैसे ही चेक दिया आपके नाम पे तो लिखा होगा उसके ऊपर कि फॉर एग्जांपल ऋतिका सो एंड सो, पूरा सरनेम पूरा नाम होगा, देयर आफ्टर चेक का अमाउंट है 10 लाख रुपीस, मैंने आपको चेक दे दिया। यू गो टू योर बैंक एंड यू डिपॉजिट द चेक। सो आपके, मेरा बैंक अकाउंट है HDFC, मैंने आपको दिया है चेक, आपका ICICI का अकाउंट है, उसमें आपका अकाउंट नंबर वगैरह भी लिख दिया। आप अपने ICICI के अकाउंट में जाते हो बैंक में,
और जाके चेक डिपॉजिट करते हो। अब वो बैंक क्या करता है, क्लियरिंग। क्लियरिंग का मतलब है आईसीआईसीआई उस चेक को देखता है और उसके बाद में ये इंश्योर करता है कि एचडीएफसी के इस व्यक्ति के अकाउंट में इतना बैलेंस है क्या। अकाउंट में अगर बैलेंस है तो उसको क्रॉस चेक किया जाता है कि अकाउंट में बैलेंस है। अकाउंट में बैलेंस है, देन द मनी इज ट्रांसफर्ड आपके अकाउंट में और चेक हो चुका है क्लियर, सेटल, नॉर्मल। यहां पे ये कह रहे हैं यहां पे नॉर्मल सेटलमेंट तो होगा नहीं, यहां पे होगा एक अगेंस्ट क्लियरिंग। अगेंस्ट क्लियरिंग मतलब I don't have the balance in my account, still they will clear this check because this is an overdraft. तो नॉर्मल क्लियरिंग नहीं होगी, यहां पे अगेंस्ट क्लियरिंग हो जाएगी, ऐसा सेम ओवरड्राफ्ट। जी सीसीएसी में क्या कह रहे हो आप? जी कहां से स्टार्ट हो रही है मैम? बाय दिस प्रोसेस से लेकर ड्रॉइंग पावर तक, सीसी अकाउंट। बाय दिस प्रोसेस द गुड्स लॉन्च इन द गोडाउन आर प्लेस्ड टू द बैंक एंड द बैंक विल अलाउ द कस्टमर टू ड्रॉ फंड्स अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द गुड्स लेस इट्स सेफ्टी मार्जिन, दिस इज नोन एज ड्रॉइंग पावर। आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल है गुंडे, यहाँ पे आ जाओ, बहुत सिंपल है। ये क्या कह रहे हैं, कैश क्रेडिट अकाउंट याद आ रहा है, मेरे पास मेरे जितना स्टॉक है उतना मुझे लोन मिलेगा। मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ का स्टॉक है, तो क्या मुझे 1 करोड़ का लोन मिलेगा क्या? मेरे पास अगर 1 करोड़ का स्टॉक है तो मुझे लोन देंगे शायद 60 लाख का। तो इसे कहते हैं कि हमारा वैल्यू लेस मार्जिन इस अमाउंट का मुझे दे देते हैं वो लोन। ड्रॉइंग पावर का मतलब हो गया इतना अमाउंट का आपको लोन मिल जाएगा। तो मान लीजिए 1 करोड़ का मेरे पास स्टॉक है तो लोन 1 करोड़ का नहीं मिलेगा, लोन मिलेगा 60 लाख 70 लाख, जैसा वो मार्जिन रखना चाहते हैं। तो मेरा वैल्यू ऑफ गुड्स लेस द मार्जिन, ये हो जाएगा मेरा ड्रॉइंग पावर। इतने अमाउंट का लोन मैं ड्रॉ कर सकता हूं अंडर कैश क्रेडिट अकाउंट। सिंपल, नॉर्मल, या आर वी गुड हियर? यस, द चैप्टर इज वेरी क्लोज टू कंप्लीशन। अब हम यहां पहुंच चुके हैं। अब हमें सिर्फ इस चैप्टर में डिस्कस करना है एलसी और बीजी। इसके अलावा एक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का टॉपिक आपको दिखेगा, वो मैं बताऊंगा क्या है। ये है मेन टॉपिक जब हमको डिस्कस करना है, मोस्टली नेक्स्ट 1 लेक्चर एंड देन वी आर गोइंग टू बी डन मजे से। द चैप्टर इज वैसे तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पर इस चैप्टर में ब्यूटी यही है कि एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो बस मजे से एक टॉपिक पढ़ना है। और ये चैप्टर इतने कम समय में इतना सब कुछ नया सिखा देता है कि वो जीवन में तो 100% काम आएगा, ये एग्जाम में भी काम आएगा। तो हमें इसलिए हम पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। चैप्टर का प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि ईएसजी का सब्जेक्ट है ना, कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है इसमें हमें जनरलाइज लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो लिखो क्या, हमको अच्छे से पता है। तो कुछ सब्जेक्ट कुछ टॉपिक जनरलाइज होते हैं, वैसे इस चैप्टर का कुछ इतने जनरलाइज है। ओवरड्राफ्ट, अब ओवरड्राफ्ट एक जनरलाइज टॉपिक हम बोल सकते हैं, बट उसमें लिखना क्या है, तो केयरफुल इसलिए इस टॉपिक को हमने पढ़ते समय प्रॉपर पॉइंट्स मार्क किए, ताकि आप रिविजन टाइम में क्लियर रहेंगे कि ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट, ताकि एग्जाम में एकदम जनरल आंसर नहीं जाना चाहिए, पॉइंट वाइज हमारा क्लियर आंसर जाना चाहिए। और हमारा आंसर मॉड्यूल से जिस हद तक मैच हो पाए मैच होना चाहिए, सजेस्टेड आंसर से मैच होना चाहिए, ताकि हमें बेटर मार्क्स मिलते हैं। Are we getting a fair idea? So rather than writing a generalized answer, we try and write apt answers in this chapter to get good marks. इसी के साथ आज के लेक्चर को रुकते हैं यहाँ पे। That will for this session. Mostly the next lecture is going to be our last lecture for this chapter, and then I'll just have a small concluding session, and then we'll be done. That will for the session. Thank you so much for nice patience. I'm going to see you guys tomorrow. Bye. Bye. Circumstances कितने ऐसे हो रहे हैं ना, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हाँ, अच्छा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट ठीक है। आई डोंट नो, आज थोड़ा पेंट का स्मेल बहुत ही ज्यादा है मतलब ऐसा लग रहा है वो अंदर जा चुका है शरीर के, ऐसा। लेट्स सी, चलो कहता हूँ, लेट्स होप आज ये लास्ट प्रॉब्लम हो पेंट का, कल से एकदम चकाचक रहे सब कुछ। चलो बाय।